हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस क्लास में हमने फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ फैमिली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एंड टाइप्स ऑफ फैमिली। ठीक है, टुडे आवर टॉपिक इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एशियन इंडिया। आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है महिलाओं की स्थिति के बारे में, कि प्राचीन काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, महिलाओं को कितना रिस्पेक्ट या सम्मान और किस तरीके से समानता की बात की जाती थी, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राचीन काल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा वैदिक पीरियड, सेकेंड पार्ट है हमारा बौद्धिस्ट पीरियड, थर्ड पार्ट है हमारा मिडियल पीरियड। ठीक है, फर्स्ट है वैदिक पीरियड, बौद्धिस्ट पीरियड एंड मिडवल पीरियड, या मिडवल पीरियड को हम मुस्लिम पीरियड भी कहते हैं। सबसे पहले हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे। वैदिक पीरियड में महिलाओं की जो स्थिति थी ज़्यादा खराब नहीं थी, मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही नॉर्मल थी। यहाँ पे औरतों को, महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार था। महिलाओं को वैदिक पीरियड में वैसे देखा जाए तो धार्मिक स्थिति से, जो धार्मिक क्षेत्र से ज़्यादा महत्व दिया जाता था धार्मिक को, और इसमें पूजा पाठ का ज़्यादा महत्व था। ठीक है, तो पूजा पाठ का धार्मिक क्षेत्र से देखा जाए तो महिलाओं को वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त था। कहा जाता था कि वैदिक पीरियड में जो पूजा पाठ हवन वगैरह होता था वहाँ पे पुरुषों की ज़्यादा महत्व थी, पुरुष ज़्यादा बैठते थे, लेकिन वहाँ पे महिलाओं की भी महत्व को देखा जाता था। वो पूजा पाठ जब तक हम सही नहीं मानते थे जब तक वहाँ पे महिलाओं की परिस्थिति को मतलब की उपस्थिति को ना दिखाया जाता हो। ठीक है, वहाँ पे जो पुरुष बैठते थे हवन वगैरह पे, तो उनके जो है महिलाएं भी, उनकी पत्नी जो है वहाँ पे भी बैठा करती थी। ठीक है, तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरी चीज़ वैदिक पीरियड में ये देखने को मिलता है कि वैदिक पीरियड में गुरुकुल शिक्षा का, गुरुकुल जो शिक्षा होती थी उसकी बहुत ज़्यादा महत्व थी। कहने का मतलब है कि महिलाओं को, जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल में पढ़ने को भेजा जाता था हाई एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो प्राइमरी एजुकेशन मिलता था वो परिवारों में ही मिलता था, परिवार के द्वारा प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो दी जाती थी, और हायर एजुकेशन के लिए गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे। वैदिक पीरियड में ये भी देखा गया कि कोएड एजुकेशन का भी प्रोविज़न था वहाँ पे, क्योंकि जब पुरुष और महिलाएं पढ़ने जाते थे तो वो एक साथ गुरुकुल में बैठ के पढ़ते थे, क्योंकि वैदिक पीरियड में महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए वो गुरुकुल में पढ़ने जाते थे एक साथ। फोर्थ चीज़ ये देखने को मिलती है कि वैदिक पीरियड में समान जो एजुकेशन है, समानता एजुकेशन की बात की गई है, वो हर वर्ग के लिए नहीं थी। वैदिक पीरियड में वही बच्चे पढ़ने जाते थे जो अमीर थे, धनी थे, कुलीन वर्ग, जमींदार वर्ग थे, उन्हीं के बच्चे शिक्षा लेने जाते थे, जबकि गरीब के जो बच्चे होते थे, किसान वगैरह के जो बच्चे होते थे, वो उनको पढ़ने का हक नहीं था। तो ये हो गया हमारा वैदिक पीरियड। उसके बाद है बुद्धिस्ट पीरियड। इसमें कहा गया है कि जो जैसे जैसे उत्तर वैदिक पीरियड आया, हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड आया, तो उसमें जो है महिलाओं के जो अधिकार दिए गए थे वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे, घटते गए। ठीक है, लेकिन जो बुद्धिस्ट पीरियड आया तो उसमें था मठों में प्रवेश करने की जो एंट्री थी वो पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की दोबारा से स्थिति जो है अच्छी होने लगी, उनको वेद वगैरह पढ़ने को पूरा मौका दिया जाता था, एंड साहित्य की रचना भी की, कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने साहित्य की भी रचना की गई है।
ठीक है। उसके बाद जो कुछ पढ़े लिखे औरतें होती थी उनको, वही औरतें होती थी, वही बालिकाएं होती थी जो कुलीन वर्ग और वैसे जमींदार वर्ग थे, जो राजा वगैरह के बच्चे होते थे, उन्हीं को पढ़ने का मौका मिलता था या इजाज़त थी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा जाता है मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में था कि जो पर्दा प्रथा थी वो चलती आई। पर्दा प्रथा यानी कि घूंघट में रहने का जो प्रचलन है, बुरखा जो है उसके अंदर इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। उसके बाद महिलाओं को ज़्यादा, जो बच्चे बड़े हो जाते थे, लड़कियां ज़्यादा बड़ी हो जाती थी, उनको चार दीवारी में घर में ही रहने को बोला जाता था, क्योंकि वो जो रसोई घर का जो काम होता है, खाना पकाना, कढ़ाई बुनना, झाड़ू पोछा, मतलब ये सारे जो घर के जो काम होते थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे, ठीक है। और मुस्लिम पीरियड में जो थे, जो छोटे बच्चे होते थे, बालिकाएं होती थी, जो शादी से कम उम्र के बच्चे होते थे, उनको मदरसे में पढ़ने की इजाज़त थी। लेकिन जो बड़े बच्चे होते थे, जो शादी की उम्र के बच्चे होते थे, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो सिर्फ मस्जिदों और मदरसों में ही दी जाती थी। उसके बाद उनको अलग अलग काम सौंप दिया जाता था कि जो बच्चे बड़े हो गए, जिनकी शादी होने लायक उम्र हो गई है, वो घर के काम काज सीखे, और जो बच्चे अभी छोटे हैं उनको मदरसों में और मस्जिदों में भेज देते थे पढ़ने के लिए। तो जैसे आपने देखा कि कैसे प्राचीन काल में हमें महिलाओं की स्थिति थी, शिक्षा से कैसे तरह से वंचित थे, पूरी शिक्षा हर वर्ग के लिए नहीं थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्राचीन काल से हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि अभिशाप बना हुआ है। और आज भी हम आधुनिक समय में हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसे बहुत वर्ग के ऐसे बच्चे हैं जो मतलब दूर तबके के बच्चे हैं, उनको भी अभी तक एजुकेशन, यहाँ तक कि प्राइमरी एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो ठीक है, तो ये हमारे वैदिक पीरियड और बुद्धिस्ट पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड में आप लोगों ने बता दिया मैंने आप लोगों को कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति थी और किस तरीके से उनको एजुकेशन से वंचित रखा गया था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जो विमेन स्टेटस है इन एशियन इंडिया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देती हूँ जो आपके नोटबुक में करना होगा, ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ स्टेटस ऑफ द वुमेन इन एशियन इंडिया। ये आपका क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है जो आप अपने नोटबुक में अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।